नमस्कार जी, भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा सा लेक्चर लेकर आए हूं। बेटे आज लेक्चर 16A। एक बच्चा कहता है लेक्चर 16A, मैंने कहा हाँ बेटे लेक्चर 16A। आज हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई हैव डिस्कस अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेक्चर 13 में, लेक्चर 14 में, लेक्चर 15 में और फिर लेक्चर 16 रिकॉर्ड किया रिविजनरी। बेटा यहां तक भी नहीं रुकी मेरी प्यार की इंतहा। 16A में आ गया मैं, स्टडी टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ग्लेम, आपके वायले, आपके हॉक, आपके सीएम में पास्ट ईयर और अपनी बुक के। और वहां तक भी बात नहीं रुकी। 16B 16C बेटे हॉक की पूरी वर्कबुक कर डाली। आइए आज हम लेक्चर 16A की तरफ बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर जरूर निकाल लें बेटा, रजिस्टर जरूर निकाल लें, नोट करना है। करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप लिख लिख के नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप बन ही नहीं सकते सीएम में यूएस से। कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे यार? विद्या को ग्रहण करने के लिए आपको वही वाली बातें फॉलो करनी है जो स्कूल में फॉलो करते थे। आप बहुत छोटे थे, आप सारी बातें मानते थे, अब आप बड़े हो गए मानते ही कुछ नहीं यार। लेकिन मुझे मालूम है कि आप मेरी बात मानेंगे। मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं बेटे, आप एटलीस्ट बैठ के तो पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ना है। चलिए मैंने लिखा शट द पास्ट कट द फ्यूचर बीन प्रेजेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मंत्र है। भूतकाल में जो भी कुछ रहा हो, जो टाइम वेस्ट हो गया हो, जैसा भी रहा हो, कुछ गलत क्लासेस ले ली आपने, आप पास नहीं हुए, सब भूल जाइए बेटे। फ्यूचर भूल जाइए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनूंगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी क्या बेटे। इस समय जो आप है ना, आप 100% वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में बेस्ट दीजिए। बेस्ट दोगे तो बेस्ट आएगा। बस इस बात को समझ लीजिए। बार बार भूतकाल और बार बार भविष्य काल में चिंता मत कीजिए, वर्तमान काल में रहिए। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यूज। बेटे मैं ही हूं एक अकेला जिसने सीबीक्यू सीरीज और ईपीक्यू सीरीज दोनों बनाई हैं। सीबीक्यू में मैं स्टडी टेक्स्ट कवर करता हूं। किसका स्टडी टेक्स्ट कवर करता हूं अभी देख लेंगे। वैसे आप लिख लें, मैं आज सीबीक्यू कराने वाला हूं अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का। लेक्चर 16A है। 13, 14, 15 कंसेप्चुअल लेक्चर्स थे। 16th लेक्चर रिविजनरी लेक्चर था। 16 एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। 16B 16C हॉक की वर्कबुक है। आइए दोस्त ना रहा। सीएम में यूएसए पार्ट 2 सेक्शन बी, धज्जियां उड़ा देंगे यूएसए की। सेक्शन बी यूनिट 4 अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। बेटे प्रैक्टिस सीरीज को मैंने दो मटकों में डिवाइड किया, एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में देखिए मैंने कहां से लिया है। स्टडी टेक्स्ट ऑफ ग्लेम, स्टडी टेक्स्ट ऑफ वाइले, स्टडी टेक्स्ट ऑफ हॉक, सीएमए पास्ट ईयर पेपर्स एंड बुक ऑफ भूपेश आनंद। बेटे इन सभी को मिक्स करके मैंने कंसेप्ट वाइज आपके लिए नोट्स बनाए हैं। मैं ओपन चैलेंज कहता हूं, इस पूरी दुनिया की बात करता हूं, किसी ने भी पूरे सीएमए यूएसए को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेटे पूरा कराया नहीं, कंसेप्ट तो छोड़ दो, बाकी की बात है, मैंने सबके वीडियोस देख लिए। आइए ईपीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। वैसे हॉक उसमें मैं ले रहा हूं, आपको पता ही है। मैं चाहता हूं, हाँ सर आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। बेटे मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप पहले रजिस्टर अपना बाहर निकाल लें, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें। ये देखिए कैलकुलेटर मैंने निकाला हुआ है। तब तक मैं रंग भर देता हूं। आप जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, रजिस्टर बाहर निकाल लीजिए। और जो जूस नोट्स है ना बेटे, मेरे जो जूस नोट्स है आपको पता ही है, जूस नोट्स में मैंने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जूस नोट्स में कोई भी बाहर निकाल लीजिए। मैंने आपको बोला था बेटे सॉफ्ट कॉपी हम दे चुके हैं, बट इट इज बेटर उसकी आप हार्ड कॉपी निकलवा लें यार, स्पायरल करा लें अपने सामने। मेरे सामने स्पायरल होता है, मैं स्पायरल से करता हूँ बेटे, बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, चलिए मैं चल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ साथ चलें। डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बेटे जब आप छोटे थे ना, स्कूल में जाते थे
तो प्रेयर होती थी, और प्रेयर में आप सुबह सुबह प्रेयर में खड़े हो जाते थे और ये बोलते थे, मन के विश्वास के साथ बोलते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। बिल्कुल आज भी हमें वही बात को दोहराना है, हम होंगे कामयाब एक दिन 100%। 6 महीने में बेटे, एक दिन में क्या मतलब है, 6 महीने में कामयाब होने वाले हैं। एंड हम डाल हाथों में हाथ, हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बस करत करत बेटे, करने से चीजें आती हैं, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके सामने आ गया हूं अपने जूस नोट्स लेकर। बेटे ये जूस नोट्स हैं, ये जूस नोट्स हैं बेटे। बेटे ये आपको पता ही है, सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने उस जूस नोट्स के लास्ट में दिए हैं, तो आप जल्दी से आ जाइए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। लास्ट में अकाउंट्स रिसीवेबल्स मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यूनिट 4 का पार्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस सेक्शन बी सीएमए यूएसए पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर पे आ गए बेटे। सेक्शन बी चल रहा है ना, सेक्शन ए पे बड़ा सारे को नंबरिंग मैंने कॉन्टिन्यूस दी है, 103 में आ गए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ें। बेटे ये क्वेश्चन जो है ना 103 ये हॉक से नहीं है, ग्लेम से नहीं है, वायले से नहीं है, सीएमए पास्ट ईयर पेपर से नहीं है, भूपेश आनंद की बुक से है। बट इस बात का दावा है कि अगर आपने ये क्वेश्चन 103 ध्यान से मेरे से समझने की कोशिश कर ली, भले ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बेटे, इसके जो लॉजिक्स हैं, इसके जो कंसेप्ट्स हैं, आपको आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। आज ही हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे स्टडी टेक्स्ट का, इसी में 105 है या 106 है, जिसमें इन कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा। और बेटे नेक्स्ट लेक्चर 16B 16C में पूरे लेक्चर्स में आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपका ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना और मेरे साथ साथ करना और नोट करना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, मैं भूपेश आनंद। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, वो कहता है जी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स। अब देखिए मैं पढ़ कैसे रहा हूं, जब पढ़ता हूं तो अंडरलाइन भी करता हूं, आप भी करिए। नॉर्मल लेवल ऑफ 24 लाख, इसीलिए कहा था हार्ड कॉपी निकलवाइए। आराम से आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स फ्रॉम नॉर्मल लेवल ऑफ 24 लाख पर एनम, इसका मतलब आपकी आजकल सेल, एग्जिस्टिंग सेल 24 लाख पर एनम की है। एक वर्ष में जनवरी टू दिसंबर यू आर सेलिंग द गुड्स ऑफ 24 लाख रुपीज। द मैनेजर, कौन सा मैनेजर बेटे, आप ही दो मैनेजर हैं। आप कौन है, मार्केटिंग मैनेजर नहीं बेटे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट, एक्चुअली मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर, द मार्केटिंग मैनेजर सबमिट्स अ प्रपोजल फॉर लिबरलाइजिंग, लिबरलाइजिंग मतलब आप क्रेडिट पीरियड जो भी दे रहे थे, आप उसको लिबरलाइज करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, ढीला करना चाहते हैं, ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है जी। नॉर्मल सेल्स उसने एक बार फिर कह दिया 24 लाख रुपए की है, ऊपर भी बताया उसने नॉर्मल सेल्स 24 लाख रुपए की है, 2 बार कह दिया, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होना बेटे, उसको कहने दो 2 बार। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 30 डेज, इसका मतलब वो नॉर्मली 30 दिन का उधार देता है। बेटे सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप आज के लेक्चर को हल्का मत लेना, बड़े ईमानदारी से मेरी बातों को सुनना, मेरे ड्रामा, मेरे एक्शंस, मेरी बातें, मेरे कंसेप्ट्स। बेटे 30 डेज का हम उधार दे रहे हैं, इसका मतलब जनवरी 1 तारीख को जो मैंने सामान बेचा, 30 दिन के बाद 1 फरवरी को मुझे पैसे मिलेंगे उसके। मैं नॉर्मली कहता हूं भैया उधार में 30 दिन ले जाओ। अब उधार क्यों देते हैं ये एक अलग मुद्दा है, मैंने लेक्चर 13, 14, 15 में बताया कि व्हाई वी वांट टू गिव क्रेडिट, व्हाई अ एंटिटी इज फोर्स्ड टू गिव द क्रेडिट, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है जी। प्रपोज इंक्रीज इन क्रेडिट, रेलेवेंट इंक्रीज ओवर, अब ध्यान से देखना, वो कह रहे हैं जो आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं उसके ऊपर इंक्रीज 15 डेज लिखा भी हुआ है, पीरियड बियॉन्ड नॉर्मल 30 डेज, इसका मतलब 30 दिन का तो उधार देते ही हैं, बट अगर आप 45 डेज का क्रेडिट दें, 30 का नहीं 45 डेज का क्रेडिट दें, अगर हम सोच रहे हैं
मार्केटिंग मैनेजर ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास एक प्रपोजल रखा है और आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, यू आर ए सीएमए यूएसए, and you have to decide that whether the proposals given by marketing manager are good or what is the optimum level, what is the best proposal. तो कहता है अगर हम 15 दिन से क्रेडिट बढ़ा दें ना तो हमारी सेल 1,20,000 रुपए से बढ़ जाएगी. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर हम उधार देना स्टार्ट कर देते हैं, इफ वी स्टार्ट ग्रांटिंग मोर क्रेडिट, यू नो, जहां शहद होता है वहीं पे मक्खियां आ जाती हैं बेटे. आप बताइए, उधार में जब हम बेचना शुरू करेंगे तो क्या और कस्टमर्स नहीं आएंगे, क्या हमारी सेल नहीं बढ़ेगी? वो कहता है 1,20,000 रुपए से आपकी सेल बढ़ जाएगी. ठीक है जी. इसका मतलब अगर पहले 24 लाख हो रही थी तो अब कितनी हो जाएगी? 25,20,000. अब अगर हम 30 दिन से उधार बढ़ा दें, मतलब पहले 30 दिन का था वो तो है ही, इसका मतलब यहां पर हम 45 डेज का क्रेडिट दे दें, यहां पर हम 60 डेज का क्रेडिट दे दें, यहां पर 75 डेज का क्रेडिट दे दें, यहां पर 90 डेज का क्रेडिट दे दें. एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने कहा पता नहीं क्या लिखता जा रहा है मास्टर. बेटा ये इंक्रीज है ओवर नॉर्मल. नॉर्मल 30 है तो सब में 30 30 30 30 30 30 ऐड कर दें तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग आप 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, प्रपोजल 1 में 45 डेज का दे रहे हैं, प्रपोजल 2 में 60 डेज का दे रहे हैं, प्रपोजल 3 में 75 डेज का दे रहे हैं और प्रपोजल 4 में 90 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं. तो आप देखिए सेल्स बढ़ती जा रही है. ठीक है जी. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बस बेटे यही इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 25% दी हुई है. पता नहीं आपने बचपन में, कहानी में, बीकॉम में, ग्रेजुएशन में कहीं पे भी पीवी रेशो का नाम सुना या नहीं सुना? मैं मान के चल रहा हूँ नहीं सुना. बेटे हमारा एक अलग से सेक्शन है, हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. बड़े डिटेल में डिस्कस करूंगा. आज समय नहीं है बेटे उस डिस्कस करने का. आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो सही पीवी रेशो, लेकिन उतना ही बताऊंगा जिससे हमारा ये क्वेश्चन हो जाए. बस ज्यादा तो डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. आज क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को मैनेज करना है, उन टेक्निक्स को समझना है. आज पीवी रेशो को समझना नहीं है, लेकिन हाँ पीवी रेशो आ गई है तो थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे. कंपनी सिलेक्ट्स अ प्री टैक्स रिटर्न ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट. बेटा आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में आप जब उधार देते हैं तो आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं. जब आपके कैपिटल ब्लॉक हो जाती है तो जो पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे अब नहीं कर रहे क्योंकि आपने उधार दे दिया, वो पैसे ब्लॉक हो गए. बट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कैलकुलेट दैट हाउ मच इज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन दैट, what is the rate of interest which we could have earned, that is given to me as 20%. evaluate the above 4 alternatives. वो कहता है ऊपर जो 4 दिए ना, एक तो एग्जिस्टिंग है ही और 4 नई बातें दी हैं. वो कहता है उन सब में से आप बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी, बेस्ट क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट करके बताओ. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. आराम से करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटे. एक बच्चा कहता है ना तो ये हॉक्स है, ना ग्लेम्स है, ना वायलेस है, तो हम क्यों करें? वो बेवकूफ है, उसको एक बार और पेपर में पैसे देने हैं, एग्जामिनेशन फीस दो भैया. मैं चाहता हूं कि आपको आज कंसेप्ट बता दूं जिससे कि आपसे सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाए और ये कंसेप्ट आगे यूज दें. चलो पढ़ो दोबारा. आपको क्रेडिट प्रपोजल्स में से बेस्ट प्रपोजल इवेल्युएट करना है. मैंने आंसर दे दिया, अभी आंसर नीचे देख रहा ही नहीं है. पहले बताओ क्वेश्चन समझ आ गया? बेटे मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, एक्सप्लेनेशन जब मैं लिख रहा था ना तब मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बढ़िया लिखूंगा. जब मैंने लिखी और फिर मैंने पढ़ा तो मैं खुद ही डांस करने लग गया कि यार ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में आई. एज अ स्टूडेंट मैंने सोचा कि यार मेरे मन में क्या सवाल आ सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, क्या मतलब है, किस चीज का क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे. उन सभी बातों को मैंने एक एक करके एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखा और मुझे खुशी मिलेगी अगर आप सब भी लिखेंगे. क्वेश्चन पढ़ लिया. चलिए आइए हम क्वेश्चन के बाद आ रहे हैं बिल्कुल सीधा. कहां पे आ रहे हैं बेटे? आ रहे 103 में माय बुक कंसेप्चुअल क्वेश्चन. नोट 1 फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट. मैंने लिखा फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट. ये बड़ी कीमती बात है. मैं कह रहा हूं
टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं समझा तो समझ लीजिए रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट हॉक के क्वेश्चंस आप वाइले के ग्लेन के नहीं कर पाएंगे. As it will build our base and then we will be able to do all workbook questions from Hawk और CMA past exam. एक बच्चा कहता है ये भी लिखना, मैंने कहा बेटे लिख लो, बहुत अच्छी बात है, आपको यादगार तो रहेगी कि ये क्वेश्चन क्यों करना है, तो जल्दी से लिखिए नोट नंबर 1. Friends, it is important to understand this ऐसे. My request to you will be note number 2 to read the question, comma, information and try to recollect the formulas or concepts to be used. मैंने आपसे प्यार से बात की है कि भाई जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन की information क्या, what is the information which is being given to us and what are the concepts which we will be using it, and if there are any formulas then we should know that formulas or we should write down those formulas there, because then only we can solve that question. बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है. अच्छा पास के साथ साथ नॉलेज भी तो बढ़ानी है यार. आप ये बताओ रियल लाइफ के केस स्टडीज करेंगे तभी तो समझ आएगा. नोट नंबर 3. Now in this given question, management accountant CMA USA Ramlal has to select the optimum credit policy. 30 days, 45 days, 60 days, 75 days, 90 days. इन सभी झुंड में से बेस्ट पॉलिसी को चूज करना, दैट इज ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. यही हमारा ऑब्जेक्टिव है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट रामलाल. ठीक है जी. नोट नंबर 4 3 तक लिख लिया हो तो नोट नंबर 4 भी मैं वैसे समझा चुका हूं. एग्जिस्टिंग क्रेडिट पीरियड है 30 डेज का. प्रपोजल 1 है 45 डेज. कैसे आया? बिकॉज वहां पे दिया होता रेलेवेंट इंक्रीज ओवर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज. तो यहां पर कितना आ गया? 45 डेज. फिर 20 डेज है ऑफ 30 डेज है तो 30 प्लस 30 60 75 90. आई थिंक ये बातें आपको समझ आ रही हैं. इसका मतलब आपके पास 5 पॉलिसीज हैं इस समय. मैं तो ये कहूंगा जी 5 पॉलिसीज आर देयर. 5 पॉलिसीज हैं. 5 पॉलिसीज हैं. हाँ, या तो 30 दिन का उधार दें या 45 का दें या 60 का दें या 75 का दें या 90 का दें. ठीक है जी. आइए अब रही बात पीवी रेशो की. मैं आ रहा हूं बेटे पूरी पिक्चर दिखाने वाला हूं. मैंने कहा पिक्चर से पहले मैं बता दूं कि इसमें कैटरीना कैफ है, इसमें आलिया भट्ट भी है, इसमें रणवीर कपूर भी है. तो आपको पता चलेगा ना ये पिक्चर कैसी है. बस एक छोटी सी मैंने बात बतानी है. कैटरीना कैफ का नाम यहाँ पे है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. पीवी रेशो. पीवी रेशो आपने पहली बार जिंदगी में सुना तब भी घबराना मत. पीवी रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. ठीक है. मैं कहता हूं जी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पीवी रेशो दिया हो तो देखेंगे क्या होता है. हमें नहीं पता अभी क्या होती है, ऐसा मान के चले. वेरिएबल कॉस्ट रेशो दूसरी होती है उसकी बहन, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. मान लेते हैं अगर सेल्स $1 लाख की है, मान रहे हैं, एंड variable cost ratio 60%, it means that my variable cost is $60,000 in that $1 lakh, $1 lakh. It means if I am given with the sales, no doubt in the detail I will be discussing in separate section, because we have a dedicated section for that PV ratio, for contribution ratio, for variable cost ratio, for break even analysis, for decisions. So I'm not devoting so much time here, you know. आप अभी के लेक्चर के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ लीजिए वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. अगर सेल्स दी हो और रेशो दी हो तो आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन हो और सेल्स गिवन हो तो आप सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, क्योंकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है. इसी तरह से मैं कहता हूं अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला पता है और सेल्स पता है तो आप सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं. मैंने एग्जांपल दिया, इफ योर सेल्स इज $1 lakh, variable cost ratio is 60%, variable cost will be $60,000. How come 60%? अगर 100 रुपए की सेल है, हम जुगाड़ के मेथड से देखें, 100 रुपीज की सेल है तो वेरिएबल कॉस्ट 60 की है, और अगर 1 लाख की सेल है तो वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की होगी. बेटे मैं यही आपको बताना चाह रहा था, बस ये बात मुझे बतानी है. ये आप आज लिख लें, भले समझ नहीं आती तब भी लिख लें. फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस इन सेक्शन डी
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी रेशियो। एक तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी हो सकती है, जैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हो सकता है, तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना भी पड़ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना भी पड़ सकता है, तो निकाल भी सकते हैं। तो यहीं पर ये कह रहा हूँ कि अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी हुई है तो अच्छी बात है, आप डांस कीजिए, मजे कीजिए, थैंक यू बोलिए एग्जामिनर को। बट अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो नहीं दी हुई, उसकी जगह प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दी हुई है, तब भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपको अभी ये समझना है कि अगर मैं वेरिएबल 1 माइनस पीवी रेशियो करूं तो बैलेंसिंग फिगर आती है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और अगर मैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करूं तो बैलेंसिंग फिगर आती है पीवी रेशियो। इसका मतलब पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपस में पूरक हैं। एक चीज दी होगी तो दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी दी होगी तो पहली निकाल लेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ह्यूज हिस्ट्री है, कंसेप्ट है, वो सेक्शन डी में बताऊंगा। अभी के लिए इतना लिख लीजिए, मैं आगे आ गया जी। इफ पीवी रेशियो इज 20%, मान लेते हैं कि अगर पीवी रेशियो 20% है तो मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है। मान लेते हैं आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% दी हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 20%। ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो 25% दी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% होगी। ठीक है जी, नोट नंबर 7 लिख लें, लास्ट, फिर पिक्चर में जाएंगे बेटा, लास्ट है बिल्कुल, अब कास्टिंग खत्म होने वाली है। प्रोड्यूस्ड बाय भूपेश आनंद लिखाएगा, फिर सीधा पिक्चर शुरू हो जाएगी। कास्टिंग खत्म होने वाली है। फ्रेंड्स, व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मान के चल तो रहे हैं कि एमसीक्यू का पेपर है, लेकिन आपको वहां पे भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। आज के क्वेश्चन में, हॉक के क्वेश्चन में, मैं अभी आज ही जो कराऊंगा स्टडी टेक्स्ट में, उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो ऐसा मत समझिए कि जो अभी हम कर रहे हैं यूजफुल नहीं है बेटे, यही बेस है। आपको पता होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें कंपोनेंट्स कौन से आते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए नोट नंबर 7, Friends, while evaluating optimum credit period, it is better to prepare profitability statement in vertical format. In vertical format. अब देखिए, मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, मुझे अच्छा लगा कि मैं बना दूं, आपको बता दूं, आप मेरे हैं तो मैं किसको बताऊंगा बेटे, आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा, पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, है ना, फिर एग्जिस्टिंग क्रेडिट पॉलिसी लिख दिया, फिर फर्स्ट प्रपोजल लिख दिया, फिर सेकंड, थर्ड, जगह नहीं थी फोर्थ भी लिख देता, जगह नहीं थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। क्रेडिट पीरियड पहले मैंने लिखा, फिर मैंने उसके बाद क्रेडिट सेल्स लिखी कि भाई अगर हम 30 डेज का करें तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी, 45 डेज करें तो 60 डेज करें तो 75 डेज करें तो 90 डेज करें। फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिखा बेटे, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। मैंने अभी तक जो मेहनत की ना आपके साथ कि भाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो वो निकाल सकते हैं बेटे, वही चीज आज यहाँ पर हम करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशो की मदद से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद तो मैं क्या बताऊं, इतना कीमती चीज बताने जा रहा हूं, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बेटे आप ये समझ लीजिए, आपका हॉक, आपका ग्लैम, आपका वायले भरा पड़ा है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मैं क्वेश्चन आएगा तो बेटे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर पूछेंगे, इसलिए अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर बैड डेट्स लिखे तो बैड डेट्स लिख देंगे, है ना, या कोई और कॉस्ट है तो वो लिख देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर हमें मुनाफा निकालना हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट करते हैं। यहाँ पे क्रेडिट को मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, डेबिट को नीचे लिख दिया, तो क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे तो बेटा प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट आएगा तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। भाई एग्जिस्टिंग ये था, है ना, 30 अगर करें तो 45 डेज कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 30 से 60 डेज में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 30 से 75 में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट मीन्स वी विल कंपेयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद प्रपोजल नंबर 1, वी विल कंपेयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद प्रपोजल नंबर 2, वी विल कंपेयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विद प्रपोजल नंबर 3, एंड देन वी विल कैलकुलेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल कैलकुलेट इट। ठीक है जी, आइए बस अब पिक्चर शुरू होने वाली है बेटे। अच्छा लास्ट एक रह गया बेटा, लास्ट रह गया, कैटरीना कैफ के साथ रणबीर को क्यों लेकर आया वो बताना है। नोट 8 इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है कि मैं बता नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन कैपिटल ब्लॉक। आपकी पूंजी, आपके पैसे कितने ब्लॉक हो गए, किसमें, क्योंकि आपने उधार दिया, उस उधार को देने में आपने जो पैसे आपको जल्दी मिल सकते थे अब आपको लेट मिल रहे हैं, तो वो पैसे अगर आपको जल्दी मिल जाते तो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते और वहां से कुछ सूद मिलता, अब नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग CMA USA एंड
you are devoting your time. If you would not have doing this CMA USA course, then you would have joined some employment somewhere, you would have earned some salary from that, but now you are losing that salary. That is named as opportunity salary. Similarly, there is a concept of opportunity interest. मेरी बात आप समझ रहे हैं? अभी लिख लें, अभी हम करेंगे. कैपिटल ब्लॉक क्या होती है? मैं कहता हूं जी कैपिटल ब्लॉक का मतलब है कि आपके पैसे वर्किंग कैपिटल में कितने ब्लॉक हैं. अभी आप दो एलिमेंट लिख लीजिए वर्किंग कैपिटल में. एक तो लिखिए इन्वेंटरी बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इफ एनी. इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हॉक में हम करेंगे ना, जब वर्कबुक उसमें आएगा, तो अभी आप खाली इसको लिख के छोड़ दीजिए. मेन है वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्टेड इन अकाउंट्स रिसीवेबल. आहा 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 आहा. वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्टेड इन अकाउंट्स रिसीवेबल, ये सबसे प्रीशियस है. ये तो लिखकर छोड़ दो भैया, इन्वेंट्री बैलेंस अभी नहीं समझा रहा. मतलब आपने अपनी पूंजी कितनी एक्चुअली में इन्वेस्ट की है कस्टमर्स में, क्योंकि कस्टमर्स को आपने उधार दिया है. अच्छा, जब आप उधार देते हैं तो आप सेल कर रहे हैं. अच्छा, जब सेल कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट भी है. अच्छा, जब प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट, आपके पैसे ब्लॉक नहीं हुए, वो तो आपको मिलने हैं. आपके एक्चुअली में पैसे ब्लॉक उसके अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व है, जो सच में ही आपने मटेरियल खरीदा, जो सच में ही लेबर के पैसे दिए, जो सच में ही एक्सपेंसेस इनकर किए, और वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए और वो कस्टमर्स के उसमें ब्लॉक हो गए, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट ब्लॉक्ड. वेरिएबल कॉस्ट ब्लॉक्ड इन दैट अकाउंट्स रिसीवेबल. मेरी बात आप समझ रहे हैं? लिख लें अभी, आप लिख लें, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. बेटे सबसे गहरी बात यही है. आज का ये जो क्वेश्चन है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये समझाना है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट में मैं आ गया. लास्ट है जी, वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्टेड इन अकाउंट रिसीवेबल्स विल बी. एक बच्चा कहता है सर और कितना? बेटे करेंगे तो बनेंगे होशियार. ठीक है ना? लिखो नोट नंबर 9. वेरिएबल कॉस्ट इन्वेस्टेड इन अकाउंट रिसीवेबल विल बी वेरिएबल कॉस्ट रेशो इनटू अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस. अभी समझ आ जाएगा. अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कैसे निकालते हैं? क्रेडिट पीरियड इनटू क्रेडिट सेल्स. इतना इजी है यार, लिखने में आपको लग रहा है बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं, है कुछ भी नहीं. छोड़ो यार, छोड़ो, मैं नहीं बता रहा. आ जाओ, आओ आओ जी, आओ जी, दिल से दिल लगा जी, आओ जी, आओ जी. क्वेश्चन 103 दोबारा से पढ़ लो जी. आ जी, आ जी, हम तो दोबारा से पढ़ेंगे जी, मैं तो रब करता हूँ जी. आ जी, आ जी. बेटे इतने प्यार से तो आपके घर वाले नहीं बुलाते आपको. इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ. बेटे बुलाना तो छोड़ दो, मैं पढ़ा रहा हूँ. आपने स्कूल से लेकर अभी तक पढ़ाई की होगी. बेटे इतने प्यार से आपके मास्टर ने कभी नहीं बुलाया. ये मेरा सिर्फ प्यार है जो आपके साथ मैं कर रहा हूँ. चलिए दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, वो कहता है जी सेल्स हम बढ़ाना चाहते हैं. द नॉर्मल लेवल ऑफ सेल्स ऑफ 24 lakhs पर एनम. द मार्केटिंग मैनेजर submits a proposal for liberalizing credit policy. Normal sales 24 lakhs. Normal credit period 30 days. Proposed increase in credit relevant increase over period beyond normal 30 days. 15, 30, 45, 60. सेल्स कितनी बढ़ जाएगी? 24 पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी बेटे? 25,20,000. 24 पहले थी, अब कितनी हो जाएगी बेटे? 25,80,000. 24 पहले थी, अब कितनी हो जाएगी बेटे? 26,10,000. 24 पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी बेटे? 26.40. ठीक है जी. आंसर तो दिया, छोड़ दो, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो. पीवी रेशियो 25% है. अच्छा, अगर पीवी रेशियो 25% है तो आपको ज़्यादा वैसे पीवी रेशियो के बारे में पता ही नहीं है. आपको बस इतना पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं. 1 माइनस पीवी रेशियो, दैट इज 1 माइनस 25% is equal to 75%. The company expects a pre-tax return of 20% on investment. Evaluate the alternatives and advise the management. आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं यार. भूपेश आनंद बैठा ना, क्वेश्चन पढ़ लिया. चलो जी, मैं आप सबको कहता हूं कि आप मेरे साथ साथ चलें. मैंने क्या किया,
एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर की, बिकॉज मुझे क्रेडिट प्रपोजल्स बेस्ट निकालने हैं, तो मैंने हेडिंग लिख दी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। आप उसका फॉर्मेट बना चुके हैं। मैंने सबसे पहले क्रेडिट पीरियड लिखा, बेटे देखो क्रेडिट पीरियड लिखा मैंने, क्रेडिट पीरियड डेज में लिखा है, कितना बेटे 30, 45, 60, 75, 90। कसम होगी अगर आपने ना किया तो, मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी नींव नहीं डालेंगे ये क्वेश्चन ना करके, ज्यादा समझदार बन के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स आप देखिए 24 लाख, फिर 24, 25, 20, फिर 25, 80, फिर 26 लाख। मैंने मतलब जान के एक छोड़ के हाईलाइट किया कि आपको थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, आप बताइए, मैंने तो यहाँ कैलकुलेट करके रख दिया, वैसे वेरिएबल कॉस्ट है 75%। आप बताइए वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो कैसे निकालेंगे? क्रेडिट सेल्स कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, 24 लाख है इंटू 75%, ये आ गया जी 18 लाख। 24 लाख का 75% आ गया जी 18 लाख। ठीक है जी, अब इसी तरह से 25 लाख 20,000 का निकाल लीजिए, 25 लाख 20,000 का 75% कितना आएगा जी 18 लाख 90,000। ठीक है जी, 25 लाख 80,000 का 75% कितना आएगा जी 19 लाख 35,000। 26 लाख 10,000 का 75% कितना आएगा जी 19,57,500। बेटे इसी तरह से निकालना है, आपको पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट रेशो 75% है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है 75% कैसे आया, मैंने उसको मुंह में थप्पड़ मारना खींच के, मैंने कहा भैया अभी बताया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो को अगर हम 1 से लेस कर दें, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपस में बहन भाई का रिश्ता रखते हैं, पूरक है दोनों, पूरक है, कंप्लीट है, 100 पे कंप्लीट है। एक चीज दी होगी तो दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी दी होगी तो पहली निकाल लेंगे। एक बच्चा कहता था ऐसा क्यों, बेटे वो सेक्शन डी में लॉजिक्स में बताऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली बस आज। अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लिया ना भाई साहब, तो मैं समझूंगा आज का लेक्चर मैंने बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो दे दिया, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था ना वो पूरा हो गया बेटे, सच कह रहा हूं मैं आपको। अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना जरूरी है, क्योंकि बैड डेट्स गिवन नहीं है और भी कोई कॉस्ट गिवन नहीं है। बट अगर कुछ भी नहीं दिया तब भी सब कुछ दिया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। बेटे अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब आपने जो उधार दिया 30 दिन का, अगर आप उधार ना देते तो वो पैसे आपको जल्दी मिल जाते, और जल्दी मिल जाते तो आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20% का ब्याज मिलता, जो अभी नहीं मिल रहा। तो मुझे अब ये चेक करना है कि मेरे कितने पैसे ब्लॉक हो गए हैं उधार देने की वजह से। अच्छा, मैंने उधार जो दिया ना वो तो सेल्स पे दिया, लेकिन सेल्स में मेरे प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं हो, क्योंकि सेल्स होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मेरे पैसे प्रॉफिट में ब्लॉक नहीं हुए, मेरे पैसे कॉस्ट में ब्लॉक हुए, इसलिए मैंने कहा आई विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट इन दोस डेटर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े प्यार से आपके सामने अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट का दोबारा से फॉर्मूला लिखूंगा, लॉजिक लिखूंगा, और मैंने कहा जी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब है अमाउंट 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 इन्वेस्टेड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। आराम से बेटे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट इन्वेस्टेड इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब मुझे पहले अकाउंट रिसीवेबल्स निकालने पड़ेंगे, मतलब मुझे निकालना पड़ेगा कि डेटर्स का बैलेंस कितना है। जैसे मैं कहता हूँ जी आपने 24 लाख रुपए की सेल करी है ना, 24 लाख की सेल की 360 डेज में, अज्यूम कर रहे हैं एक साल में 360 दिन है, तो 30 दिन का जब उधार देंगे तो ऑन एन एवरेज आपके कितने पैसे डेटर्स में इन्वेस्टेड रहेंगे। बड़ी थर्ड क्लास की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है जी, इतने में इतना तो इतने में कितना। 24 लाख की सेल मैं क्रेडिट सेल्स 360 दिन में करता हूं, तो 30 दिन का उधार देता हूं, इसका मतलब मेरे जो पैसे ब्लॉक हैं ऑन एन एवरेज कितने रहेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 24 लाख इंटू 30 अपॉन 360, ये बेटे मैंने कैलकुलेट कर लिया 2 लाख। आराम से बेटा, घबराना है ही नहीं, डरना किस बात का यार, नहीं आता तो आ जाएगा।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करनी है। हम जब ऊपर से नीचे आए थे तो क्या कुछ सीख कर आए थे? धीरे धीरे सीखा। तो 2 लाख रुपए आपके पास क्या आ गया कि भाई अगर मैं 30 डेज का उधार देता हूं तो 2 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज मेरी अकाउंट रिसीवेबल्स रहते हैं। लेकिन मेरे पैसे 2 लाख ब्लॉक नहीं हो रहे, यहाँ पे ये समझना है 2 लाख ब्लॉक नहीं हो रहे, क्योंकि 2 लाख तो सेल है, सेल में तो प्रॉफिट भी है, मेरी तो खाली कॉस्ट इन्वेस्ट हो रही है और कॉस्ट 75% है। तो बेटे इसका अगर मैं 75% कैलकुलेट कर लूँ तो बताइए जी कितना आएगा? 75% ऑफ 2 लाख, आराम से बेटा इंटू 75%, ये आ गया जी 1,50,000। ये देखो 1,50,000। इसका मतलब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको अब ये समझना है कि मैंने जो उधार दिया था 30 दिन का, मेरे ऑन एन एवरेज 1,50,000 रुपए हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि पुराने डेटर्स आ जाएंगे, नए खड़े हो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर नए वाले खड़े हो जाएंगे, फिर वो आ जाएंगे, फिर कोई नए आ जाएंगे। रामलाल ने दे दिया मोहनलाल से लेने, मोहनलाल ने दे दिया ठंठालाल से लेने, ठंठालाल ने देने बंटी ने देने। इट मीन्स माई 1,50,000 रुपीज विल ऑलवेज बी इन्वेस्टेड थ्रू आउट द ईयर। This is variable cost. This is the actual cost which I have incurred. Now, in this I will be calculating 20%. आप बताइए, क्योंकि 20% का ब्याज है और 1 साल में ये मेरे इन्वेस्टेड है, तो बेटे 30,000 रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। 30,000 रुपीज की अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट विल बी देयर, वो मैंने आपके सामने निकाल दिया है। और आप देखिए मैंने वैसे आपके लिए यहाँ पर ये निकाला भी है बेटे 30,000। बेटे मैंने बड़ी मेहनत किया, क्या बताऊँ आपको, आपको तो बनी बनाई चीज़ें दे दी बेटे। मैंने कंसेप्ट देखे, एक्सप्लेनेशन ही देखी, मैंने देखा कि बच्चों को क्या चीज़ समझ आएगी। अभी तक मैंने हॉक की एक्सप्लेनेशन यूज़ नहीं करूँगा बेटा किसी भी बुक में, किसी भी उसमें क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मैंने लॉजिक्स का जिम्मा लिया है, कंसेप्ट का जिम्मा लिया है। बाकी लेक्चर्स आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, सब बकवास रद्दी भरे हुए, पैसे दबा के ले रहे हैं, हमारे से 10 गुना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और पढ़ाते जीरो हैं। ठीक है जी, आइए मैं अब आपको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने का बड़ा अच्छा तरीका बता रहा हूँ। मैंने जान के एक स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। अब आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, इतने सारे प्रपोजल्स नहीं आएंगे, एक ही प्रपोजल आएगा। मैंने जान के कराया इतने सारे प्रपोजल कि आपको समझ आ जाए। चलिए जी, मैंने दोबारा से एक वर्किंग नोट बनाया और उसमें मैंने कहा मैं निकालूंगा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या निकालूंगा? अपॉर्चुनिटी क्रेडिट पीरियड 45, 60, 75, 90। क्रेडिट सेल्स ये तो निकाल ही चुके हैं बेटे, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। फिर मैंने इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया 18 जैसा मर्जी कर लीजिए। पहले या तो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स निकाल लीजिए, फिर 75% कर लीजिए, या सेल्स का पहले 75% कर लीजिए और फिर डेटर्स निकाल लीजिए। कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान ही पकड़ा जाना है बेटे। तो मैंने यहाँ पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली 18। ये एक बच्चा को नींद आ रही थी, वो कहता है ये कैसे निकाली? मैंने कहा बेटे पीवी रेशो दी हुई है 25%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो होगी 75%, इसका 75% निकाल लो तो 18 आ गया। अब 18 लाख 360 दिन में इन्वेस्टेड है, तो 30 दिन में कितना मैंने निकाल दिया, 30/360 इंटू 18। ठीक है जी, ये आ गया 1.5 लाख। अब मैंने 1.5 लाख अभी निकाला था अलग तरह से, एक ही बात है, मैंने कहा ना कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो। 30,000 रुपए का मेरा अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। इसी तरह से मैंने प्रपोजल 1 का, 45 डेज का, 60 डेज का, 75 डेज का, 90 डेज का सबका कैलकुलेट कर लिया और आपके सामने यहाँ लिखता गया बेटे लिखता गया बेटे। आप बताओ, ये सब लिख दिया बेटे, ये सारी फिगर्स लिख दी हैं जो आपको दिख नहीं रही बेटे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। My main objective in today's lecture is that I should tell you that how and why we calculate opportunity interest cost and what is the relevance for that for different proposals. Now it is very easy. Now I can calculate the profit and I know that profit is credit minus debit. Here I will be doing sales minus variable cost minus opportunity interest cost. That will be benefit. I will not say profit, rather I will say benefit, because in profit we have to debit so many other costs also. तो बेनिफिट निकाल लिया। आप बताइए 5,70,000 रुपए का बेनिफिट होगा अगर मैं 30 दिन का उधार देता हूं, और अगर 5,82,750 का उधार देता हूं तो मुझे कितना इंक्रीमेंटल बेनिफिट होगा? 12,750 रुपये। ठीक है जी,
और अगर मैं 45 डेज की जगह 60 डेज का क्रेडिट देता हूं तो फिर कितना होगा? 10,500 रुपए। इट मीन्स यू नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, ठीक है ना। तो एक एग्जिस्टिंग को बेस ले लेंगे। तो बेटे आपका आंसर यही है और मैंने भी अपनी बुक में यही लिखा है दैट इट इज बेटर टू गो फॉर 45 डेज एज द ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। एक बच्चा कहता सर अभी चुप रहना, बोलना मत। हाँ बेटा मैं चुप हूं, आप लिख लो। दूसरा बच्चा कहता सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा बेटे इतना बड़ा तो नहीं आएगा, इसका एक ही प्रपोजल आएगा, लेकिन लॉजिक्स यही वाले आएंगे। ठीक है जी, क्या आप सबने इसको लिख लिया? बहुत बढ़िया, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। मैं भूपेश आनंद अब आगे चलूंगा बेटे, एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे करूंगा बस। आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टडी टेक्स्ट से कर रहे हैं। अब जो कर रहा हूं वायले, ग्लेम और हॉक, अपनी बुक वाला तो करा दिया, आपको लॉजिक समझ आ गया। ईमानदारी से दोबारा से उसको करना, खुद सॉल्व करना, खुद कैलकुलेशन करना, मेरा वीडियो दोबारा देखना, मैंने दोबारा से क्या क्या बताया उसको दोबारा सुनोगे तो आपको दोबारा से नई नई बातें पता चलेंगी बेटे। आइए आइए, मैं अब एक बार दोबारा से आपको अपने जूस नोट्स की तरफ लेके चलूं और जूस नोट्स में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। लो जी, ये हॉक का है जी। मैं बताता जाऊंगा हॉक का कौन सा, वाइले का कौन सा, ग्लैम का कौन सा। व्हेन अ कंपनी एनालाइजेस क्रेडिट एप्लीकेंट्स, we have discussed in lecture 13, 14, 15 that why a company analyze applicants। तो आप उस नॉलेज के साथ यहां पढ़ रहे हैं व्हेन अ कंपनी एनालाइजेस क्रेडिट एप्लीकेंट्स, कि भाई इसको उधार दे या ना दे, इसको दे या ना दे, ये शक्ल से कैसा लग रहा है, इसको दे या ना दे, एंड increases the quality of the accounts rejected। बड़ी अच्छी सी बात है बेटे। हमने भीड़ लगी हुई थी कस्टमर्स की, सबको देखा, उनको एनालाइज किया कि इसको उधार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको क्रेडिट कार्ड दें या नहीं दें। HDFC बैंक वाले क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कार्ड दें या ना दें, इसको दें या ना दें, तो उसका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर देख लेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने देखा और बड़े सारे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, भैया तुम जाओ, तुम्हें नहीं क्रेडिट देंगे क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमें पैसे वापस ही नहीं करोगे। ठीक है जी, तो कंपनी इज अटेम्प्टिंग टू, तो अब आपको आंसर्स बताने हैं कि कंपनी क्या करना चाहती है। क्या अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है, क्या अपने बैड डेट्स के लॉसेस को बढ़ाना चाहती है, क्या अपने कलेक्शन पीरियड को बढ़ाना चाहती है, और क्या अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहती है। एक्सप्लेनेशन नहीं देखनी, आंसर सोचना है। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, सोचिए। बेटे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है। मैंने ये लिखा है ये कस्टमर्स खड़े हैं जो उधार लेना चाहते हैं और आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट चेक कर रहे हो उन सबको, और आपने एनालाइज किया कि आप क्रेडिट इन्हीं को देंगे, इसमें से इसको वापस कर दिया, इसको वापस कर दिया, इसको वापस कर दिया, काले काले लोगों को वापस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो सेल कर सकते थे आपने वो सेल नहीं की, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को आपने मना ही कर दिया कि हम उधार नहीं देंगे। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स विल डिक्रीज। अच्छा, जब क्रेडिटेड सेल्स डिक्रीज होगी तो बट नेचुरल है कि आपके बैड डेट्स और क्रेडिट लॉसेस भी डिक्रीज होंगे। और एवरेज कलेक्शन पीरियड, जब बेईमान लोग नहीं होंगे तो आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे, तो आपका कलेक्शन पीरियड भी कम हो जाएगा। मतलब जल्दी पैसे मिलेंगे, मतलब आपका कलेक्शन पीरियड जल्दी जल्दी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपको प्रॉफिट
ज़्यादा होगा। सेल्स तो बढ़ेगी नहीं, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स बढ़े। देखिए पहले 3 ऑप्शंस तो ठीक ही नहीं है। मैक्सिमाइज सेल्स, बेटे सेल्स तो बढ़ने वाली नहीं है। क्रेडिट लॉसेस भी नहीं बढ़ेंगे, कम ही होंगे बेटे। कलेक्शन पीरियड भी नहीं बढ़ेगा बेटे, कम ही होगा। इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन नहीं हो सकती, एक ही बच गया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ठीक है जी, मैं आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। ये भी हॉक से लिया जी। एन इंक्रीज इन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज कैश क्रेडिट, कैश डिस्काउंट। आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। फॉर प्रॉन्ट पेमेंट बी एक्सपेक्टेड टू कॉज, अगर आप कैश डिस्काउंट देते हैं, जैसे 1/10 नेट 30 अज्यूम कर रहे हैं, मतलब अगर एक कस्टमर 10 दिन में पैसे दे देता है तो 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। और अगर वो डिस्काउंट नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, 30 डेज में पैसे दे दे। बट ज़्यादातर आप मुझे बताइए कि अगर हम डिस्काउंट दे दें अपनी क्लासेस में भी तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेटे एक ह्यूमन बीइंग है ना, अट्रैक्शन हो ही जाती है। तो आप मुझे बताइए इस हॉक के क्वेश्चन में, सीएमए यूएसए पार्ट 2 में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल के, अकाउंट रिसीवेबल के, हॉक के स्टडी टेक्स्ट में आपको ये कहा है कि अगर हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं और उसको लोग जल्दी पैसे देते हैं तो इससे क्या होगा, क्या ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ेगी? बेटे ऑपरेटिंग साइकिल क्यों बढ़ेगी? जब हमें पैसे जल्दी मिल जाएंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल तो छोटी होगी। एंड इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, बेटे आप ये बताओ जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो लोग जल्दी पैसे देंगे, डिक्रीज इन कलेक्शन पीरियड होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो बेटे ये जान के ना हमें 2 चक्कर तो बेकार हुए। और डिक्रीज इन कैश कन्वर्जन साइकिल, बेटे कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है? डेज सेल्स इन अकाउंट रिसीवेबल प्लस डेज इन्वेस्टमेंट इन डेज सेल्स इन इन्वेंटरी माइनस डेज परचेजेस इन पेबल्स। जब रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल भी छोटी हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज इन कैश कन्वर्जन साइकिल। मैंने इसका बड़ी प्यार से, बेटे मैंने सारी चीज़ें बड़े प्यार से लिखी हैं, आप बस लिखेंगे ना तो मुझे खुशी मिलेगी, और कोई बात तो है नहीं। लिखिए कैश डिस्काउंट का मैंने चित्र तक बनाया, 2/10 नेट 30, मतलब अगर आप 10 दिन में दे देंगे तो हम 2% का डिस्काउंट देंगे, अगर आप डिस्काउंट नहीं लेना चाहते तो हम 2% का नहीं देंगे, आप 30 दिन तक पैसे दे सकते हो। अर्ली कैश रिसिट, अच्छा जब हम डिस्काउंट देंगे तो कैश रिसिट अर्ली होगा। डिक्रीज इन एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ सेल्स इन रिसीवेबल्स। कैश कन्वर्जन साइकिल है बेटे, कैश कैश कैश, CCC, कैश कन्वर्जन साइकिल छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैं आ गया जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको पता चलेगा कि आज जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया वो क्यों कराया, अब उसका फल मिलना शुरू होगा बेटे, अब फल मिलना शुरू होगा। 106 हॉक के टेक्स्ट का है और यही वाइले के टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। आराम से अब आपको समझ आ जाएगा। मैंने 4 प्रपोजल्स कराए लेकिन आपको एक ही प्रपोजल आएगा एक बारी में, लेकिन लॉजिक्स और कंसेप्ट वही वाले यूज होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। इसलिए आप अपना कैलकुलेटर फिर निकाल लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटे आज के लेक्चर का, स्टडी टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, वाइले के, ग्लेम के, हॉक के, सीएमए पास्ट ईयर के। अब हम लेक्चर 16B में, लेक्चर 16C में हॉक की पूरी वर्कबुक करेंगे। ठीक है जी। अ कंपनी प्लान्स टू टाइटन इट्स क्रेडिट पॉलिसी। हॉक कहता है एक कंपनी रिलैक्स नहीं करना चाहती, टाइट करना चाहती है। इसका मतलब पहले अगर हम 30 दिन का उधार देते थे तो अब 20 दिन का देंगे। टाइटन द न्यू पॉलिसी will decrease the average number of days of collection from 75 to 50। क्या मतलब हुआ? हम पहले 75 दिन का उधार देते थे, अब हम टाइट करना चाहते हैं। आई एम टाइट, आई एम टाइट, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम फ्री, आई एम टाइट। तो अब हम 50 डेज का देंगे। एंड
विल रिड्यूस द रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब बेटे जब हम उधार कम देंगे ना तो कुछ सेल्स भी कम हो जाती है, हमारी क्रेडिट सेल्स भी कम होगी, क्योंकि कस्टमर फिर किसी और से ले लेंगे, हमारी जो सेल है उसमें भी फर्क पड़ेगा, टोटल सेल्स भी कम होगी, क्रेडिट सेल्स भी कम होगी, क्योंकि टोटल सेल्स में क्रेडिट और कैश दोनों होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कहता है जी पहले 70% होती थी क्रेडिट सेल्स, अगर हम 100 रुपए की क्रेडिट टोटल सेल्स करें तो 30 रुपए की कैश सेल्स होती थी, 70 रुपीज की क्रेडिट सेल्स होती थी, अब 60% की होगी। मतलब 100 रुपए की सेल के ऊपर 60 रुपीज की क्रेडिट सेल अब होगी और 40 रुपए की कैश सेल होगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं, टेंशन नहीं लेना। द कंपनी estimates that projected sales will be 5% less than the proposed। वो कह रहे हैं जी टोटल सेल्स 5% से कम हो जाएगी, और क्रेडिट सेल्स पहले 70 होती थी, अब 60% होगी, जितनी भी टोटल सेल्स होगी उसका। इफ द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द कमिंग ईयर आर, वो कहता है जी हमने ये सोचा था कि 50 मिलियन सेल हो जाएगी अगर हम 75 दिन का ही उधार देते रहते, लेकिन अचानक इस पॉलिसी का चक्कर आ गया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें उधार 50 दिन का देना चाहिए या नहीं। तो कैलकुलेट द डॉलर इम्पैक्ट ऑन अकाउंट रिसीवेबल, मतलब एब्सोल्यूट रुपीस में अकाउंट रिसीवेबल्स कितने होंगे अगर हम 75 डेज का दें, और एब्सोल्यूट रुपीस में अकाउंट रिसीवेबल्स कितने होंगे अगर हम 50 डेज का उधार दें। तो यहां माइनस यहां, इसको बोलते हैं बेटे डॉलर इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल। आराम से 360 डेज तो ले लिया उसने, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लास्ट है, घबराना किस बात का, मुंह क्यों छोटा कर रहे हैं बेटे, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, खत्म है, इसके बाद हम हॉक के वर्कबुक करेंगे, स्टडी टेक्स्ट खत्म कर देंगे। अब आपको ये समझ आ गया ना कि आपको यहाँ प्रपोजल एक ही दिया, मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें 4 प्रपोजल दिए थे, क्योंकि आपको उसके बाद समझ आता कि कैसे रिलेट करते हैं। अब आप देखिए, इसमें मेरा 2 मिनट लगेंगे, काम हो जाएगा। अगर मैंने पहला वो क्वेश्चन नहीं कराया होता तो आज आपको दोबारा से समझाना पड़ता। देखिए मैंने कितने प्यार से सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है, और आपको इतनी जल्दी समझ आ जाएगी, मैं क्या बताऊं। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है जी, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है जी, ये प्रपोजल 1 है, ठीक है जी, क्रेडिट पीरियड 75 डेज, अब आप कम करना चाहते हैं 50 डेज। हॉक ने भी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी बेटे, भूपेश आनंद ने बताया। सेल्स 50 सोची थी, अब कितनी हो जाएगी 47.5। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा 47.5 कहां से आया बेटे, टोटल सेल्स 5% से कम हो जाएगी, तो 50 इंटू 5%, ये आ गया जी 2.5, तो ये आ गया 2.5, 50 माइनस 2.5 47.5 आ गया। क्रेडिट सेल्स 70% थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, तो देखिए जी 50 का 75% निकालने तो आ जाएगा 50 का 75% निकालने तो आ जाएगा क्रेडिट सेल्स 70 है बेटे, सॉरी 50 इंटू 70% 35। इसी तरह से 47.5 का 28.5 निकाल लें, निकल सकता है, कितने परसेंट है बेटा, ये है मैं बताऊं आपको 60%, ठीक है जी, 60% निकाल लें 47.5 का, ये आ गया जो 28.5, ये क्या आ गया, क्रेडिट सेल्स आ गई। मुझे यहां पर बेनिफिट नहीं पूछ रहा, ये तो बहुत आसान कर दिया उसने, मैंने तो बहुत ज्यादा बता दिया था आपको। यहां पर अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं पूछ रहा, आगे करेंगे क्वेश्चन उसमें है। वो खाली कह रहा है कि ये बताओ डेटर्स के बैलेंस में, अकाउंट रिसीवेबल्स के बैलेंस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो निकाल सकते हैं बेटे, 35 लाख की सेल है, 35 मिलियन डॉलर की सेल है 360 दिन में, तो 70 दिन में 75 दिन में कितनी होगी, तो उसके बैलेंस निकाल लिया जी हमने अकाउंट रिसीवेबल्स का 7.291, और यहां पर निकाल लिया 3.958, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब
यू आर कैलकुलेटिंग दैट हाउ मच, बेटे ये तो सिंपल है ना, 360 दिन में अगर आप सेल करते हैं 35 का, तो 75 दिन में कितना करेंगे, 75 अपॉन 360 इंटू 35, दैट कम्स टू 7.291। अगर मैं 75 दिन का उधार देता हूं तो 7.291 के एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स रहते हैं, और अगर मैं 40 दिन का जो नई पॉलिसी कर दूं तो रिसीवेबल्स मेरे रहते हैं 3.958। तो डिफरेंस जो है 3.33, वही आंसर है जो मैंने लिखा है। बेटे इस तरह से लॉजिकली बातों को करना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर पूरा आपको समझ आया होगा। बेटे मैंने बड़ी एनर्जी के साथ, बड़े प्यार से, ईमानदारी से बताने की कोशिश की, क्योंकि हम हॉक के आने वाली क्लासेस में 16B में तभी कर पाएंगे अगर आपको स्टडी टेक्स्ट सारा आता है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।